आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तेजस्वी यादव से, जिन्होंने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि बिहार में सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से फेल है, खजाना खाली है, हमें भी नहीं मिली सैलरी। ये बातें तेजस्वी यादव ने कही है। सरकार जो है सरकार बनाने में लगी हुई है ना, लेकिन बिहार का पूरा सिस्टम जो है चौपट हो रखा है। अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा, दवा नहीं मिल रहा है, स्ट्रेचर तक नहीं मिल रहा है। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से आज अररिया के फारबिसगंज में जो निर्मम हत्या हुई, ये साफ जो है पोल खोल दे रहा है इस चौपट राज का। अब इतना भयावह तस्वीर अब तक हम लोगों ने नहीं देखा था कि सरेआम दिन दहाड़े एक व्यक्ति का सर काट करके दिन भर घूमता रहा लोगों के बीच, फिर जिसकी मृत्यु हुई उसके परिजनों ने उसको भी मारा जिसने मारा। प्रशासन कहाँ है? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? ये सवाल पूछता है। सरेआम वहां हत्याकांड चलता रहा, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ जितने भारी भरकम एनडीए के नेता लोग हैं, सबके मन में अभी केवल लड्डू फूटे पड़े हैं कि कौन भाजपा का बनेगा, कौन किसका बनेगा। 5 साल में एक बार सरकार बनता था, अब तो दिने दिन सरकार कब बदलती है नहीं बदलती है। यही सिस्टम में लगा हुआ। किसान परेशान, ओला गिरा उससे परेशान, कुछ मदद नहीं की गई। अस्पताल वही चौपट, शिक्षा वही चौपट, और सरकार के लोग बालू और दारू में मदहोश हो रखे हैं। पूरा सिस्टम जो है फेल हो रखा है। अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाएगा कि इस तरह की घटना बिहार में हो रही है, और वो भी तब जब बीजेपी के पास गृह मंत्रालय है। तो जहां भी एनडीए की सरकार है, हम तो कई बार हमने कहा, लोगों को बहुत बुरी बात लग जाती है जब हम सच बोलते हैं तो, लेकिन आप सच नहीं बोलिएगा, रियलिटी नहीं जानिएगा तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अब हमने बोला बिहार गरीब राज्य है, तो बताओ कौन ये बात कहा? ये तो नीति आयोग की रिपोर्ट में ही है। तो लोगों को यहाँ मिर्ची लग गई। प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम बिहार है, तो लोगों को मिर्ची लगती है। सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, पलायन यहाँ है। शिक्षा चिकित्सा के हर मामले में आप देखिएगा बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, और 20 साल से एनडीए राज कर रही है। तो केवल भ्रष्टाचार में, और आप देखिएगा अपराध में नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर है बिहार। अब फिर गाली लोग तेजस्वी को देगा, आरजेडी के लोगों को देने लगेगा, लालू जी को गाली देने लगेगा। तो इन लोगों को कोई काम नहीं है। बिहार हाथ से निकल चुका है। एनडीए के लोग, बताओ, डबल इंजन की सरकार, कोई पैकेज नहीं है, कुछ नहीं है। लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों का तो छोड़िए, हाल क्या है, मंत्रियों को, हम लोग को सैलरी नहीं मिला अभी तक। ये हालत हो चुकी है बिहार में। प्रशासनिक अराजकता के साथ साथ पूरा जो सिस्टम जो है, पूरा खजाना खाली हो गया है। ठेकेदारों को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ है बिहार? अब बात करेंगे ऊंची ऊंची, तो पूरी तरीके से गुंडागर्दी जो है अब तो सड़कों पर नजर आ रहा है दिन दहाड़े। अब आए कोई केंद्र का नेता भाजपा का, अब बोलो कि सर नहीं कटा है। लोग नाक कटवा दिया बिहार का। बिहार बर्बाद हो रहा है। लोग सरकारें बनाने में लगा हुआ है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई कार्रवाई में फेल हो गया बिहार। अपराध जो बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये लोग सरकारें बनाने में लगा हुआ है।
बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पीयूष गोयल की, जिन्होंने एक कार्यक्रम में कहा है कि युद्ध के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है और इसका श्रेय हाल के वर्षों में तैयार किए गए मजबूत मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी ढांचे को जाता है। Ladies and gentlemen, is the virtuous cycle of growth that has made India the world's fastest growing large economy today. Despite all the problems we face in the world, the global economy, whether it's war, whether it's the uncertainties of tariffs in a particular country, we have been able to face all of these challenges with resilience because of the strong macroeconomic fundamentals built over the last few years. Because of our fragile prime economy in 2014, inherited by Prime Minister Modi, being converted to one of the top 5 countries in the world in less than a decade. Incidentally, your own son of the soil was the finance minister in 2014, and in his last speech as finance minister, he had made, of course he had recognized there was high inflation, growth had fallen drastically, foreign exchange reserves were low, the whole economy was kind of in a state of flux. That's why it was called the fragile 5 economy, one of the weakest 5 in the world. At that time, in giving his budget speech, the interim budget speech of 2014, Mr. P. Chidambaram had forecasted that from the 11th largest economy that India was, in about 30 years, will become the 3rd largest economy. 30 years. And the daughter of your soil, Nirmala Ji, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, an admirer of Tamil pride, Tamil culture, Tamil language, he believes strongly in the true potential, the huge potential that Tamil Nadu has. We have been able to accept that challenge that instead of 30 years, we'll probably achieve that in 14 or 15 years, less than half. बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर उज्जैन में बोरवेल में एक बच्चा जो है वो गिर गया है, जिसके बाद बचाव अभियान जारी है। होमगार्ड और एसडीआरएफ उज्जैन के जिला कमांडेंट संतोष कुमार जाट ने बताया कि होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम जो है गुरुवार रात 9 बजे से ही यहां बचाव अभियान चला रही है। एक बच्चा 70 से 75 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया है। एसडीआरएफ इंदौर, हरदा, भोपाल और एनडीआरएफ की टीमें मिलकर यहां संयुक्त अभियान चला रही है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर मध्य प्रदेश के उज्जैन की है, जहां पर बोरवेल में बच्चे के गिरने के बाद आसपास लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लगातार बच्चे को बाहर निकालने के लिए जो है प्रशासन की टीम जो है वो जुटी हुई है और बच्चे को बाहर निकालने की कवायद जो है वो की जा रही है। ये कल रात को 9 बजे से बोरवेल रेस्क्यू यहाँ होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 70 से 75 फीट की गहराई में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया था दुर्घटनावश, और उसको ऊपर लाने के लिए यहाँ निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हमारे एसडीआरएफ की इंदौर की और हरदा की और भोपाल की टीमें भी आई, एनडीआरएफ की टीम भी आई और ज्वाइंट एक ऑपरेशन हम यहाँ कर रहे हैं। इसमें
जो बोरवेल रेस्क्यू होते हैं इसमें दो तरह से अपन कर सकते हैं। एक तो लिफ्ट करके बोरवेल से ही बालक को ऊपर निकालना, और दूसरा एक अप्रोच रोड बना करके और वहाँ बालक तक पहुँच बनाना और फिर बालक को वहाँ से कलेक्ट करना। चूँकि यहाँ 40 फीट के बाद पानी है और काला पत्थर है, इस कारण से बोरवेल के द्वारा ही लिफ्ट करके बालक को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं और हमें बहुत जल्दी सफलता भी इसमें मिल जाएगी। संतोष कुमार जाट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, SDRF, जिला उज्जैन। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां चुनाव से पहले लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी लगातार ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोल रही है और इस बार जब अमित शाह बंगाल पहुंचे तो उन्होंने ममता बनर्जी सरकार को जमकर घेरा और कहा था कि इस बार बंगाल से अपराध और ममता सरकार समाप्त हो जाएगी। और जब इसी को लेकर के दिलीप घोष से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कश्मीर मुक्त हो गया है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो बात करते हैं उसको पूरा करते हैं। देखिए, माओवादी आंदोलन और माओ हिंसा का डेट बोल दिया था कब खत्म होगा, मार्च में, वो खत्म हो गया। अब माओवादी कोई नामो निशान नहीं है। बंगाल की जो हिंसा और भ्रष्टाचार है उसका समाप्त होने वाला इस बार 4 मई के बाद कोई नहीं मिलेगा। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে আরজিকর মেডিকেল কলেজের মর্মান্তিক ঘটনা থেকে শুরু করে সন্দেশখালীর পরিস্থিতি পর্যন্ত টিএমসি ধারাবাহিকভাবে এবং প্রকাশ্যে ধর্ষকদের সমর্থন করছে। নারীদের অধিকার প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কোনো একটি দল যদি থাকে তবে সেটা বিজেপি। संदेशखाली हो या तो आरजीकर हो, कस्बा लॉ कॉलेज हो, सीरीज है ऐसा घटना का। इससे लोग परेशान होकर परिवर्तन चाह रहे हैं। आरजीकर के समय लाखों लोग रास्ता में कैंडल लेके मार्च किया था शांतिपूर्वक। तो ये मन में सबका ठीक है, अब उसका मौका आ रहा है। इस बार चुनाव में परिवर्तन होगा। नरेंद्र मोदी जी बोल दिया, मतलब ये गारंटी है, बंगाल को बदल के रख देंगे हम लोग। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सपा सांसद अवधेश प्रसाद सिंह की। उनसे जब बंगाल को लेकर के सवाल किया गया था उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में कई सारी ऐसी समस्याएं हैं लेकिन उन समस्याओं पर भाजपा का ध्यान नहीं है। अगर उनका कहीं ध्यान है तो वह सिर्फ ममता बनर्जी को हटाने पर। मैं तो कह चुका हूँ ना, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है इस बात को कि ममता जी को हटाने के लिए आज देश में तमाम समस्याएं हैं, बहुत समस्याएं, ज्वलन समस्याएं, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं। उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी की न सोच है न निगाह है। आज निगाह तो है ममता जी को हराने का, हटाने का, लोकतंत्र को खत्म करने की। ये देश के लिए अच्छी शुरुआत नहीं है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन देश की जनता महान है और मुझे विश्वास है देवतुल्य मतदाता पूरी तरह से इसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी जो है अपने अपनी पार्टियों के जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में असम में, केरल में, पांडुचेरी में किसकी सरकार बनेगी यह सवाल सभी के जहन में है, लेकिन पार्टियां काफी ज्यादा आश्वस्त नजर आ रही हैं अपनी अपनी पार्टी की जीत को लेकर। देखिए, लोअर आसाम में जिस तरह से टर्नआउट 90% के ऊपर गया है, जिस तरीके से पिछली साल से 3-4% बढ़ा है, ये तो बदलाव का संकेत है। हमेशा जब ज्यादा टर्नआउट होता है तो ये सत्ता के खिलाफ होता है, ये सामान्य परंपरा रही। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आसाम में भाजपा जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। जनता जो मुख्यमंत्री सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ उसने बढ़ चढ़कर मतदान में सभी में सामान्य वोटिंग हुई है। वोटिंग ही नहीं हुई है बल्कि आज तक जो नहीं हुआ उतना वोटिंग हुई है। ये दो चीज बताता है, चाहे चुनाव आयोग SIR कराए चाहे स्टेट कराए, जो बोगस वोटर था वो निकला। दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के प्रति लोगों का समर्थन और ये वोटिंग नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में हुआ है
और आसाम में डबल इंजन की सरकार फिर से बनेगी। लेकिन ममता बनर्जी है वो प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रहे कटाक्ष के बंगाल को मछली के बारे में मत बताओ मत सिखाओ। वो बार बार टीएमसी सरकार बंगाल में घबराई हुई है, तो वो कभी मछली पे, कभी इधर, कभी उधर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, माछ भी चलेगा, लेकिन गाय का मांस नहीं कटेगा बंगाल के अंदर, और बांग्लादेशियों को उल्टे टांग के बाहर किया जाएगा, जिसको टीएमसी की सरकार ममता दीदी रेड कारपेट बिछा के स्वागत की थी, वो इसलिए घबराई हुई कि मतदाता बढ़े हैं और जागृति बढ़ी है, जिसकी वजह से मतदान बढ़ा है और कोई वजह नहीं। 2021 में हाँ 82% का मतदान हुआ था। केरल में भी इस वक्त 78% का मतदान हुआ है। जो SIR जो हुआ है, SIR से जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची में, उनके नाम निकाले गए हैं। जो गांव से शहर से जा करके अपना नाम गांव में भी बनवा लिए, शहर में भी बनवा लिए। कुछ लोग प्रदेश छोड़ करके बाहर चले गए दूसरे स्टेट में, तो चुनाव आयोग का हुआ कि एक जगह नाम होगा। तो इस तरह मिलाकर के सब एक जगह होने पर मतदाता सूची से बहुत से लोगों के नाम हटे हैं, संख्या कम हुई है, तो वोट का परसेंटेज आ गया। जो मृतक था तो वोट तो उनकी गिनती होती थी, इसकी वजह से जो वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ा कारण ये है कि मतदाता सूची से लोगों के नाम का हटना, मृतक लोगों का, और दूसरा जागृति लोगों में आना। पुडुचेरी में भी सबसे अधिक 89.87 लगभग 90% मतदान हुआ है, जो 2011 के रिकॉर्ड से अधिक है। उस पर बताइए। हर जगह यही हाल होगा। आप देखिएगा जहां भी चुनाव होगा तो वहां 75%, 80%, 85-90% तक पोलिंग होगी। में बहुत अच्छी स्थिति में है, और पश्चिम बंगाल, केरल, पुडुचेरी और आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, और प्रचंड बहुमत के साथ आसाम में और पश्चिम बंगाल में हम लोग आ रहे हैं, और केरल और पुडुचेरी में भी बहुत अच्छी व्यवस्था है। सर, ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा, ममता बनर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया। लाइन ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त है पश्चिम बंगाल का, और जनता अब भारतीय जनता पार्टी का ही इंचार्ज। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे भारतीय पैरा खेलों में एक प्रेरणादायक उपलब्धि सामने आई है, जहां उड़ीसा की 18 वर्षीय तीरंदाज पायल नाग ने विश्व स्तर पर इतिहास रच दिया है। वह दुनिया की पहली क्वाड्रुपल चारों अंगों से वंचित एथलीट जो है वो बन गई हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में उनकी यह जीत भारतीय खेल इतिहास में एक मील का पत्थर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संघर्ष से सफलता तक का उनका सफर रहा है। उड़ीसा के बलांगीर जिले में एक मजदूर परिवार में जन्मी पायल नाग का जीवन मात्र 8 वर्ष की उम्र में एक भीषण दुर्घटना से बदल गया, जहां करंट लगने से उन्होंने अपने चारों अंग खो दिए। इस त्रासदी के बाद उन्होंने अनाथालय में समय बिताया, जहां उन्होंने अद्भुत साहस और आत्मबल के साथ अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। उनके मुंह से पेंटिंग करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद उनकी प्रतिभा को व्यापक पहचान मिली, और अब उन्होंने ऐतिहासिक जीत रच करके एक नया इतिहास कायम किया है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती लगातार आरजेडी पार्टी नजर आ रही है। इस बीच आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद खान ने एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली है और कहा है कि अस्पताल भगवान के भरोसे चल रहे हैं। अस्पताल में ना तो बेड है और ना ही सही व्यवस्था मरीजों के लिए है। बिहार में
स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह से है कि स्वास्थ्य महकमा ही अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता कर रहा है। जिस तरह से स्थिति और परिस्थिति का निर्माण बिहार में डबल इंजन सरकार ने कर दिया है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में मरीजों के लिए न तो दवाई की व्यवस्था है, न ही उनके लिए एम्बुलेंस और अन्य तरह की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल में न तो डॉक्टर उपलब्ध हो रहे हैं, न ही स्वास्थ्य के लिए लोगों को एक्सरे या अन्य तरह के उपकरण उपलब्ध हो रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि लोग इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जाते हैं और वहां इलाज की जगह मरीज स्वस्थ होने की जगह और बीमार हो जाते हैं। बिहार को बीमारू राज्य बनाने वाले बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण करने वाले स्वास्थ्य मंत्री बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं और बिहार में जो सरकार है वो सरकार बनाने में व्यस्त है। ऐसा लगता ही नहीं है कि बिहार में सरकार नाम की चीज है। इसीलिए नीति आयोग की रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से ये बात सामने आ गई है कि बिहार स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी राज्य है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त है और बिहार में सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग मरीजों के इलाज के लिए, मरीजों की दवाई के लिए, मरीजों की भलाई के लिए कोई काम। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।